मकसद आपको एंड्रॉइड फ़ोन पे इंस्टॉल और लॉगिन करने का तरीका। प्ले स्टोर पे जाएं, मकसद ऐप सर्च करें, इंस्टॉल पे क्लिक करें। इंस्टॉल करने के बाद मकसद ऐप खोलें। अकाउंट बनाने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अपना मुल्क सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर डालें। फ़ोन पे दिया गया वेरिफिकेशन कोड एंटर करें। अपना ग्रेड या कोर्स सेलेक्ट करें। अपना ग्रुप सेलेक्ट करें। अपना बोर्ड सेलेक्ट करें। आपका लॉगिन कंप्लीट हो चुका है। MD-CAT स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी आप लोगों के पास MD-CAT का जो पेपर होगा बहुत नज़दीक है, ठीक है। और तमाम स्टूडेंट्स से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपना मैक्सिमम टाइम लाजमी उसको वेस्ट करने से अच्छा ये है चीज़ों को रिकॉल करने में लगाएं, ठीक है। तो आज के इस MD-CAT मैराथन के अंदर हम लोग कुछ 54 MCQs को देखेंगे। वो तमाम 54 MCQs आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप उन MCQs की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स सीखें, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके MD-CAT एग्जाम्स में। तो आए चलते हैं सबसे पहले अपने MCQ की तरफ। MCQ नंबर 1 के अंदर आपके पास पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि इमिट कर रहा है 200 पार्टिकल्स एक सेकंड में। आफ्टर 3 आवर्स 25 पार्टिकल्स पर सेकंड आर इमिटेड। व्हाट विल बी द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस एलिमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये बात बोली थी कि सर ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स है इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQs आते हैं जो कि इसमें हाफ लाइफ या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड या द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डीके वो निकालना होते हैं। तो सबसे पहले ही MCQ आपके लिए रखा हुआ है ताकि आप लोग इस MCQ को एक अपना एक बर्डन ना लो, बल्कि इसको बहुत ईजी MCQ समझें। इसका सोल्यूशन समझते हैं। देखें, 200 पार्टिकल्स, इसको एन नॉट लेते हैं और जो आपके पास पार्टिकल्स बच गए वो आपके पास क्या आ गए, एन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास सवाल में और क्या मालूम है, आपको हाफ लाइफ की वैल्यू आपने निकालनी है और 3 आवर्स आपके पास एक टाइम गिवन है, तो टी को ले लेते हैं 3 आवर्स, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एन नॉट की वैल्यू है, इनिशियल एटम्स कितने हैं 200 पार्टिकल्स, बाद में कितने हो गए आपके पास एन 25 पार्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब हम यहां पर कुछ हाफ लाइफ निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया था अपने पिछले लाइव सेशन में। एन ओवर एन नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर एन। अब हम वैल्यू प्लेस करवा रहे हैं। एन की वैल्यू आपके पास कितनी है 25, एन नॉट की वैल्यू कितनी है 200, इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर एन। 25 on the 25, 25 8 is 200. Okay students, so it would become 1/8 is equals to 1/2 की पावर n। अब हम मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/8 किसके बराबर होता है 2 की पावर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर n। अगर हम कंपेयर करें पावर्स को तो n की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई 3। अब स्टूडेंट ये बात बोलेगा सर हाफ लाइफ हमें निकालनी, कैसे निकालें हाफ लाइफ। तो स्टूडेंट्स को ये बात पता है, ये जो n आपके सामने मौजूद है n बराबर होता है टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास क्या बच गया 3। टाइम की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 आवर्स, जिसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं मिनट्स में, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे स्टूडेंट्स 60 से। तो मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ लाइफ डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाफ लाइफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 60 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एक टेक्निकल जो आंसर है जो कि हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला वो आपके पास है 60 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। MCQ नंबर 2, द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर पेयर प्रोडक्शन इज। देखें, पेयर प्रोडक्शन के टॉपिक में आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि पेयर प्रोडक्शन के लिए एटलीस्ट मिनिमम एनर्जी फोटोन को कितनी रिक्वायर्ड होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट MCQ नंबर 3, द मैथमेटिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैराडे लॉ इज। बताइए कि जो मैथमेटिकल इक्वेशन है फैराडे लॉ को जो कि रिप्रेजेंट करती है वो आपके पास क्या है। तो इक्वेशन उसने बनाई थी अपने लॉ के अंदर, EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। अगर हम रिलेशनशिप के साइन को रिमूव करते हैं तो एक साइन आता है स्टूडेंट्स, कौन सा साइन आता है, इक्वल्स टू और कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है वो आपके पास क्या कहलाता है, नंबर ऑफ टर्न्स। सो E इज इक्वल्स टू n डेल्टा फाई m ओवर डेल्टा t। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास किसकी है, दैट इज द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट MCQ नंबर 4, अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। आपके पास एक साइकिल चला रहा है बंदा एक सर्कुलर ट्रैक पे और वो फिसल जाता है, ठीक है। वो आपके पास साइकिल चलाने वाला जो भी बंदा है
आपके पास क्या हो रहा है, वो फिसल गया, ठीक है, स्किड हो गया। तो इसके पीछे रीजन क्या है, देखें इसके दो रीजंस हैं। जो स्किडिंग की जो कंडीशन होती है, अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड इफ ही वुड बी स्किड, तो आपके पास उसकी दो कंडीशन है, या तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास ज्यादा हो जाए, या तो आपके पास जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाए, कम। अब हम इन दोनों में से वो कंडीशन देखेंगे जो कि आपके पास इन तमाम ऑप्शंस में मौजूद है। अब देखें लिखा हुआ है ऑप्शन ए के अंदर, परपेंडिकुलर टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। इट डजंट मेक एनी सेंस इफ वी कंपेयर दीस टू कंडीशन विद द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शन बी के अंदर लिखा हुआ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर, नहीं, मैंने आपको क्या बात बोली थी, फ्रिक्शन या तो कम होनी चाहिए या सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम नोट करें तो मुझे एक ऑप्शन ई नजर आ रहा है, तमाम स्टूडेंट्स ने गौर से देखा होगा, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे यही राइट आंसर है कि अगर मेरे पास फ्रिक्शन कम हो जाती है एज कम्पेयर टू सेंट्रीपिटल फोर्स के मैग्नीट्यूड के, तो क्या हो जाएगा कि जो आपके पास साइकिल है वो आपके पास टर्न होकर गिर जाएगी, स्किड हो जाएगी, वो बंदा स्किड हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ई। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 5, a body is dropped from a certain height and falls freely, its velocity after 5 सेकेंड will be। देखें एक सर्टेन हाइट से एक बॉल को फेंका गया, ठीक है, बताइए कि 5 सेकेंड बाद, मतलब टाइम की वैल्यू अगर 5 सेकेंड हो जाए, तो बताइए कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब तमाम स्टूडेंट्स को ये बात मैंने पहले अपने लैब सेशंस के अंदर बताई है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंकते हो, थ्रो करते हो, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं, 0। अब आपने क्या निकालना है स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस GT। यहाँ पे जो आपके पास बॉल नीचे आ रही है, तो हम एक साइन कन्वेंशन लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ आता है तो G की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। Vi की वैल्यू हमारे पास 0 है, G की वैल्यू है 9.8 और टाइम की वैल्यू है 5। अब स्टूडेंट ये सवाल करेगा कि अभी जिस तरीके से स्टूडेंट ने सवाल किया था लैब सेशन के दौरान के बगैर उसके पेन और पेपर के, किस तरीके से हम आंसर्स हो सकते हैं। देखें अगर मैं यहाँ पे G की वैल्यू को 10 अज्यूम कर लूँ, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं अगर दिमाग में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 50। अब मुझे ये बात पता है कि मेरे पास ऑप्शन तो कहीं नहीं 50, लेकिन क्लोज आंसर क्या है, तो मेरे पास जो क्लोज आंसर है वो आपको मिल जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द वैल्यू विदाउट एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन एंड कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। आप कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी या कोई इक्वेशन पे काम करने से अच्छा ही है कि आप डायरेक्टली इसका आंसर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया। सो द राइट आंसर इज 49 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज MCQ नंबर 6, टू ट्रांसवर्स ट्रैवलिंग वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। आपके पास दो ट्रांसवर्स वेव हैं, ठीक है, उन दोनों की एक इक्वेशन गिवन है, उनकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की, y1 इज इक्वल्स टू a नॉट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, साइन kx माइनस ओमेगा टी, और जो दूसरी आपके पास इक्वेशन है वो आपके पास है y2 इज इक्वल्स टू a नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी माइनस 5। अच्छा, अब तमाम स्टूडेंट्स ने एक चीज को गौर से देखना है, देखें एम्पलीट्यूड भी सेम है, अगर गौर से देखें, फ्रीक्वेंसी भी आपके पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ से आ जाएगी ओमेगा से, ठीक है, तो ये वैल्यूज भी आपके पास एक जैसी, बिकॉज अगर डिफरेंट होता तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 लिखा हुआ होता कुछ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दोनों में ओमेगा लिखा हुआ, डेट मीन्स कि ओमेगा भी सेम है। वेवलेंथ भी आपके पास, उसके बाद जो वेवलेंथ है वेवलेंथ भी सेम है, लेकिन जो इन दोनों में इक्वेशंस में फर्क है, स्टूडेंट्स ने देखा इक्वेशन में एक फाई का फैक्टर बना हुआ है, वो बेसिकली फाई को फैक्टर को हम फिजिक्स में नाम देते हैं फेस या फेस एंगल। तो इन दोनों इक्वेशंस में जो फर्क है, ये दोनों ट्रांसवर्स वेव में जो फर्क आपको नजर आ रहा है, वो किस चीज का है, इस फेस एंगल का। सो द राइट आंसर इज दिस, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस फाई, एंड विच इज द फेस एंगल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7, एमसीक्यू नंबर 7 में बोला जा रहा है, in equation E is equals to minus delta V over delta R, this negative sign indicates। देखें बेसिकली आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, यहाँ पर एक चार्ज आपके पास अज्यूम कर लेते हैं पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख दिया मैंने। तो ये जो इक्वेशन है इसमें जो माइनस साइन लगा हुआ है, ये माइनस साइन किसके साथ है, वोल्टेज के साथ है, मतलब डेल्टा वी के साथ है। अगर थोड़ा सा हम इसको एनालाइज करें, समझें इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन हमें कह रही है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ते रहेंगे, तो डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी, डेल्टा को बोलते हैं डिफरेंस, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे पास क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, ये जो इसका चेंज है वो मेरे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो दैट मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स
टूवर्ड्स द डिक्रीजिंग ऑफ ई, कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो वोल्टेज की वैल्यू कम होती रहेगी। सो इवेंचुअली जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा नेगेटिव। तो वो नेगेटिव की वैल्यू सवाल में वो इक्वेशन की फॉर्म में अवेलेबल है राइट साइड में। तो इसका मतलब क्या है, द राइट आंसर इज ई पॉइंट टूवर्ड्स द डिक्रीजिंग ऑफ ई, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 8, द पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये एक सवाल करते हैं सर चार्ज पार्टिकल इंटर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड में तो भाई क्या होता है, उसमें क्या डिफ्लेक्शन आती है नहीं आती है। तो मैं अपने तमाम व्यूवर्स को, तमाम स्टूडेंट्स को ये बात बता दूं कि भाई दो कंडीशन है डिफ्लेक्शन के लिए। एक तो पहली बात ये है कि वो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्टेन एंगल से इंटर हो मैग्नेटिक फील्ड में, तब उसमें एक डिफ्लेक्शन एक कॉज होगी या उस पर एक अनबैलेंस फोर्स लगेगी, जिसको आप लॉरेंस फोर्स भी कह सकते हैं। तो फिलहाल आपके पास एक न्यूट्रॉन इंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये बात अभी मैंने बताई है कि मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन के लिए आपके पास चार्ज का मतलब जो पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज नेचर पॉजिटिव या नेगेटिव होनी चाहिए, जो कि आपको नजर आ रहा है कि न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, और जब इसके ऊपर फोर्स ही नहीं लगेगी तो जिस डायरेक्शन में इसको थ्रो किया गया, इसको फेंका गया, ये उसी डायरेक्शन में सीधा चलता रहेगा। सो द राइट आंसर इज there is no deflection and the neutron will go in a straight line. ठीक है, ऑप्शन बी is correct. Next MCQ, MCQ number 9. A battery of EMF has an internal resistance R. If a current I is drawn, then the terminal voltage is given by. बताइए कि अगर आपके पास EMF बैटरी का E है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है, उसमें करंट आपके पास I, उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो देखें टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं E माइनस आई आर। ये टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, ये बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस, ये बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस एक वोल्टेज आता है जिसकी इक्वेशन आपके सामने मौजूद है। VT मतलब टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर। E आपके पास EMF है, I करंट है, R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड VT इज द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी। ठीक है, ओके। अच्छा, स्टूडेंट एक और सवाल करता है इस टॉपिक से रिलेवेंट कि सर हम प्लस साइन कब लगाते हैं। देखिए जब हम प्लस साइन तब लगाते हैं जब स्टूडेंट्स आपके पास गिवन होगी कि बैटरी को चार्जर से कनेक्ट किया है या बैटरी को किसी सोर्स से कनेक्ट किया है। अब इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो करंट है वो ड्रॉ हो रहा है, मतलब करंट निकल रहा है, करंट आपके पास इसमें से एक्सट्रैक्ट हो रहा है बैटरी में से। इसका मतलब ये है कि बैटरी को आपने लोड से कनेक्ट किया होगा, और जब भी लोड से कनेक्ट करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन में माइनस साइन आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने पास को अगर आपके पास नोटबुक है अभी तो उसमें ये पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास है इक्वेशन, अगर आप गौर से देखें नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास मौजूद है, द इंस्टेंटेनियस EMF जनरेटेड बाय एन ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज रिटन एज। देखें आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन होती है इंस्टेंटेनियस EMF की, जो कि आपने जनरेटर की केस के अंदर पढ़ी होगी, AC जनरेटर का टॉपिक है जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। उसमें आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, EMF is equals to A omega BN sin थीटा। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अब ये जो इक्वेशन है इसमें जो थीटा है, इस थीटा को हम रिप्लेस करवा सकते हैं ओमेगा इंटू टी से। ठीक है, सो इट वुड बिकम A ओमेगा BN sin ओमेगा टी। अब तमाम स्टूडेंट्स ने एक चीज देखनी है कि ये जो आपके पास ये जो चार टर्म्स आपको नजर आ रही हैं A ओमेगा BN, आप ये तमाम ऑप्शंस में देखें कि आपके पास ये जो ऑप्शन ई है इसमें ए भी मौजूद है, ओमेगा BN, और ये साइन फैक्टर ही आपके पास मौजूद है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ई। इसके अलावा जितनी भी ऑप्शन हैं अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो किसी भी ऑप्शन के अंदर ये चार फैक्टर्स और ये साइन ओमेगा टी नहीं है, सिवाय आपके पास किसके अंदर, ऑप्शन ई के अंदर। ठीक है, तो वो इसके अंदर यहाँ पे आपके पास अकोमोडेटेड है तमाम फैक्टर्स विद साइन ओमेगा टी। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 11। एमसीक्यू नंबर 11 के अंदर बोला जा रहा है, अ बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद 20 मीटर पर सेकंड। आपके पास एक बुलेट है जिसको फायर किया गया हॉरिजॉन्टली, कहाँ से, एक किसी भी बिल्डिंग से या एक जगह से उसको हॉरिजॉन्टली फायर किया गया। इसका मतलब ये है कि वो जो बुलेट है जब उसको हॉरिजॉन्टली फायर किया जा रहा है तो उसमें एक ही वेलोसिटी है और वो है हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी को आप नाम देते हैं V0x, और उसकी वैल्यू होती है 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब पूछा जा रहा है बताइए कि 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी हॉरिजॉन्टल। तो तमाम स्टूडेंट्स ने अपने जहन में ये बात याद रखी होगी, और मैंने भी बताई थी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये एक ऐसी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी में
कभी भी वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होता वेलोसिटी का, सॉरी हॉरिजॉन्टल, आई एम रिफ्रेसिंग द वर्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता वेलोसिटी का। तो दैट मीन्स कि जो आपके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 2 सेकंड बाद भी 20 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ई। ओके स्टूडेंट्स, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 12, if Rydberg constant for hydrogen is RH then the wavelength of first line in Lyman series is। बताइए कि अगर आपके पास Rydberg constant इसकी वैल्यू RH है और वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा, और फर्स्ट लाइन लेमन सीरीज में बताइए कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी अगर आपको लेमन सीरीज की फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन पूछी जाए। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू RH इंटू 1 ओवर NF स्क्वायर माइनस 1 ओवर NI स्क्वायर। अब तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात पता होगी कि हम लेमन सीरीज के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। लेमन सीरीज में एक कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। लेमन सीरीज में जो कांस्टेंट आता है वो आता है NF की वैल्यू हम क्या लेते हैं 1। अच्छा, अब फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है तो आपने एक लेवल ऊपर जाना है। अगर सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन होती तो उससे 2 लेवल आप ऊपर जाते। तो फिलहाल आपके पास ये पहला लेवल आ गया जिसमें NF की वैल्यू क्या है 1, और फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है मतलब इससे ऊपर वाली लाइन देखनी है, दिस इज फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के ऊपर आपके पास ये जो NI की वैल्यू है वो क्या लेंगे, बस अगर ये 1 है तो इसके ऊपर वाली जो N की वैल्यू होगी वो क्या लेंगे आप 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस करवाते हैं, RH इंटू 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें, RH इंटू 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 4, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 और पर वैल्यू बनेगी 3। अच्छा, ये मेरे पास 1 ओवर लैम्डा का आंसर आया स्टूडेंट्स। अगर मैं इसका इनवर्स ले लूं तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। सो लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाय 3RH। अब अगर मैं ये वैल्यू देखूं तो मेरे पास ये वैल्यू ऑप्शन डी के अंदर नजर आ रही है। सो द राइट आंसर ऑफ लैम्डा इज 4 डिवाइड बाय 3 इंटू RH। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 13, the ratio of molar specific heat of a gas at constant pressure मतलब Cp to its molar specific heat at constant volume मतलब Cv। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज का रेशियो ले लूं तो जो मेरे पास रेशियो आएगा वो क्या आएगा। अब तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात पता है कि अगर मैं मोनोटॉमिक गैस की बात करूं तो Cp ओवर Cv, जिसको हम क्या नाम देते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट, वो होता है 1.66। अगर मैं डायटोमिक गैस की बात करूं तो गामा की वैल्यू कितनी होती है 1.4। तो यहां से क्या बात सीखने को मिली कि जो मेरे पास रेशियो आएगा हमेशा वो 1 से ग्रेटर देन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 14, इफ मास एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल द काइनेटिक एनर्जी विल बी। देखिए काइनेटिक एनर्जी आपके पास किस तरीके से निकाली जाती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अगर न्यू काइनेटिक एनर्जी है तो मास आपके पास क्या हो गया, मास m प्राइम हो गया और स्पीड भी क्या हो गई v प्राइम। तो मास की वैल्यू आपके पास सवाल में लिखी है डबल हो गई है और जो स्पीड है वो भी आपके पास क्या हो गई है डबल। ठीक है, सो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और 4 इंटू 2 आपके पास ये हो गया 8, क्या बच गया हाफ mv स्क्वायर। ये पूरी टर्म आपके पास, ये जो आपके पास पूरी टर्म है ये आपके पास बराबर हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, और ये 4 इंटू 2 आपके पास क्या बन जाता है स्टूडेंट्स 8। तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो गई आपके पास 8 टाइम्स हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 15, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। बताइए कि अगर आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन है कि उसमें दो ऑपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स थी, एक प्लस और एक माइनस। उन दोनों पैरेलल प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके दरमियान क्या थी, तो उसकी एक इक्वेशन बनी थी E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा का मतलब होता है चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो दो ऑपोजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान या दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स की बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो आपके पास राइट आंसर है वो ये है ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 16, a box of mass 6 kg slides with a speed of 4 meter per second across a frictionless floor
इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस। आपके पास एक बॉक्स है जिसका वजन है 6 kg का, जो कि एक स्पीड से मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और आपके पास वो फ्रिक्शनलेस फ्लोर में क्या हो जाता है, एक सडनली एक जगह से टकराता है और वो एक्सप्लोड हो जाता है 2 पीसेस में। एक पीस का वजन है 2 kg, तो ऑब्वियस बात है कि जो दूसरा पीस होगा उसका वजन इसमें से माइनस कर दें टोटल में से, तो आपके पास जो दूसरा पीस है उसका वजन आ जाएगा 4 kg। बहरहाल जो 2 kg है उसकी स्पीड इन्होंने बता दी कितनी, 8 मीटर पर सेकंड। बताइए कि जो दूसरा पीस होगा जिसका वजन अभी मैंने आपको बताया कितना, 4 kg, उसकी स्पीड बताइए क्या होगी, तो आप उसको ले लें v2। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करें। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन के अंदर आपके पास कोलिजन से पहले, मतलब एक्सप्लोड होने से पहले का मोमेंटम आ जाएगा, जिसके अंदर मास 6 था और स्पीड क्या थी 4। तो 6 × 4 यहाँ पे वैल्यू प्लेस करवाएं, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन में क्या होगा कि जो दूसरी वाली और पहली वाली बॉडी का मोमेंटम है वो राइट साइड पे प्लेस करवाएंगे। सो दैट मीन्स जो पहली वाली बॉडी है उसका वजन 2 है और उसकी वेलोसिटी कितनी है 8 प्लस का साइन, और जो दूसरी बॉडी है उसका वजन मैंने अभी आपको बताया उसका वजन है 4, और जो उसकी वेलोसिटी है वो आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो पूरा फैक्टर है ये वाला, ये मोमेंटम है बॉडी ए का आफ्टर एक्सप्लोजन या आफ्टर कोलिजन व्हाटसोएवर, और जो दूसरा आपके पास फैक्टर है 4 × v2, ये आपके पास है मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन या आफ्टर द एक्सप्लोजन ऑफ बॉडी बी या बॉडी 2। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 4 आपके पास क्या हो जाएगा 24, 8 × 2 16 प्लस 4 v2, 16 प्लस और इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, सो 24 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 4 v2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं तो 24 माइनस 16 का आंसर आपके पास आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू 4 v2। 4 1 4, 4 2 8, सो v2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू, द इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट ऑडिबल इंटेंसिटी, the faintest audible sound, it should be sound। तो जो आपके पास फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की जो इंटेंसिटी लेवल होती है उसकी कांस्टेंट वैल्यू तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखनी है, उसकी वैल्यू होती है 0 डेसिबल। ओके, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। सबसे फेंटेस्ट जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी लेवल आपके पास माइनस में होती है, इसका मतलब क्या है कि निग्लेक्टेड या निग्लिजिबल, तो आप उसको क्या लेते हो 0 डेसिबल। ठीक है, सो दिस इज द आंसर of this MCQ. Next MCQ है, if 2 microfarad and 4 microfarad capacitors are connected in series, their equivalent capacitance will be। बताइए कि अगर दो कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। तो आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हों तो मैंने स्टूडेंट्स को एक शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी। एक फॉर्मूला होता है C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। अच्छा, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये बात बोले नहीं सर हमने तो एक फॉर्मूला याद किया था सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आएगी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की पहले। हम वैल्यू प्लेस करवाते हैं, C1 C2 की वैल्यू 2 × 4 डिवाइडेड बाय 2 + 4। ओके, सो 2 × 4 आपके पास 8 हो गया, 2 + 4 आपके पास 6 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करें, 2 4 = 8, 2 3 = 6, 4/3 जो कि आपके पास बराबर हो जाता है 1.33 माइक्रोफेराड के। तो जो मेरे पास जो राइट आंसर है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वो क्या हो गया, ऑप्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, आई गेस कि ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। एमसीक्यू नंबर 19, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अच्छा देखें, अब मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात बता दूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जिसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और कॉम्पटन इफेक्ट, ये तीनों आपके पास प्रोसेस है, या ये जो आपके पास फिनोमेना है ये तीनों आपने अपने सेकेंड ईयर फिजिक्स में पढ़े होंगे। अब इन तीनों के अंदर ये बात मालूम होती है कि जो आपके पास लाइट है उसके नीचे पार्टिकल है, सिवाय आपके पास वो डेविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट के जिसमें ये बात सामने आती है कि जो मैटर है या जो आपके पास पार्टिकल है वो वेव नेचर रखता है, जबकि हमारे पास सवाल में पार्टिकल नेचर डिस्कस नहीं की जा रही है, बल्कि सवाल में ये डिस्कस किया जा रहा है कि जो लाइट की नेचर है वो पार्टिकल प्रूफ हुई कौन से एक्सपेरिमेंट में। तो ये फर्क है दोनों बातों में। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया गया जिससे ये बात सामने आई थी कि जो लाइट की नेचर है वो पार्टिकल है, वो था 1887 में। तो आपके पास अलबत्ता फोटो इलेक्ट्रिक, कॉम्पटन और पेयर प्रोडक्शन तीनों से ही बात सामने आती कि जो लाइट की जो नेचर है वो पार्टिकल है। लेकिन सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था इन तीनों में से जो सबसे पहला प्रोसीड किया गया, जो परफॉर्म किया गया, जो डिस्कवर हुआ, वो आपके पास था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
जिसका ईयर मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बिकॉज स्टूडेंट ये कहता है कि सर ये तो तीनों ही आपके पास एमसीक्यू सही नहीं, तो आप इसमें से ये जज करें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा आया था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपके पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, ये आपके पास इट वुड बी अ बीसीक्यू, बेस्ट चॉइस आपके पास इसमें आंसर ढूंढना पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट इन अ फॉर्म ऑफ रेजिस्टर या इन अ रेजिस्टर इज। बताइए कि अगर एक रेजिस्टर में करंट मुसलसल गुजरे तो वो उसमें से हीट एनर्जी जो लॉस होगी, जो लिबरेट होगी, जो रिलीज होगी, उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो देखें, आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊं, आपके पास एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, पावर लॉस का। पावर का एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अच्छा, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम इसको नाम दे देते हैं एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और डिवाइड बाय नीचे लिख देते हैं टाइम। पावर की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है, आई स्क्वायर आर, तो पी की जगह हम रखते हैं आई स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। टाइम डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी एनर्जी की वो क्या बनेगी, आई स्क्वायर आर टी। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रही है फ्रॉम द रेजिस्टर, तो वो है आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि जूल्स लॉ ने हमें दिया था। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 21, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू, अब देखें 1 किलोवाट आवर ये बराबर होता है 3.6 10 की पावर 6 जूल्स के। अगर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा तो फिर ये ऑप्शन नजर आएगा 36 10 की पावर 5 जूल। अब स्टूडेंट ये कहता है कि सर ये वाला तो आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, पहला वाला। तो देखें, आपको एक और तरीके से, एक और ओरिएंटेशन में सोचना पड़ेगा कि इसका जो और ऑप्शन बन सकता है वो ये भी बन सकता है 36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अगर आप डेसिमल को मैं राइट की तरफ लेके चले जाऊं तो पावर एक नंबर कम हो जाएगी। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ई। नेक्स्ट एमसीक्यू, जूल पर कूलम इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स मुझे बताइए, तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात पता है, जूल मतलब वर्क डन ऑन, कूलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। तो वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज ये क्या कहलाता है, ये मेरे पास कहलाता है वोल्टेज या वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारे पास वर्क डन ओवर चार्ज वोल्टेज है, तो ये जूल पर कूलम किसके इक्विवेलेंट होता है, वोल्ट के। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 23, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। देखें, जो लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके आपके पास जो उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म होती है, उसमें वो क्या कहता है लिखने वाला, वो ये कहता है कि द रेट ऑफ डिके मतलब डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन। तो ये जो एन है इसको क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ पैरेंट न्यूक्लाइड्स। अब स्टूडेंट ये सवाल करता है सर पैरेंट न्यूक्लाइड्स का मतलब है, पैरेंट एटम्स का मतलब क्या है। तो पैरेंट न्यूक्लाइड्स या पैरेंट एटम्स का मतलब क्या है कि जो उस टाइम पर डिके होने से पहले मौजूद थे, जो प्रेजेंट थे। ठीक है, सो द नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स या न्यूक्लाइड्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। So this is called the law of radioactive decay. That rate of decay is directly proportional to the negative of the number of parent atoms, yeah, the number of atoms present at that time before decay. So option D is correct. Okay, students. Next MCQ, MCQ number 24. The eddy current loss in a transformer can be reduced by. देखिए, एडी करंट ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, या एडी करंट जो लॉस ट्रांसफॉर्मर में होता है वो आपके पास सबसे पहले अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप डायरेक्टली इसके आंसर पे पहुंच जाओगे। देखें, होता यहाँ पे ये है कि ये जो आपके पास ट्रांसफॉर्मर है इसमें आयरन कोर होता है और इसमें दो यहाँ पे कॉइल्स मौजूद होते हैं। एक आपके पास प्राइमरी कॉइल होता है और एक आपके पास है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, इसको प्राइमरी कॉइल का नाम दे दें स्टूडेंट्स और इसको क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी कॉइल। तमाम स्टूडेंट्स ये और से देखना है बिकॉज ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को अनक्लियर रहते हैं, लेकिन मेरी कोशिश और मकसद की कोशिश ये रही है कि जो भी आपके ऐसे क्वेश्चंस या एक ऐसे टॉपिक जो कि बहुत मुश्किल है वो आपके लिए आसान बना दें। ठीक है, तो ये जो आपके पास ट्रांसफॉर्मर है इसमें जो सबसे ऊपर ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपके पास हिस्सा कहलाता है आयरन कोर। अब मुसलसल ये बात आप लोग जानते हैं कि प्राइमरी कॉइल में करंट गुजरता है। ठीक है, अब प्राइमरी कॉइल लगा हुआ है इस आयरन कोर से, तो हो सकता है कि कुछ करंट आपके पास यहां से भी गुजरे आयरन कोर में से, और जब आयरन आपके पास एक मेटल है या उसमें से करंट गुजरेगा तो आपके पास मुसलसल करंट की इंटेंसिटी चेंज हो रही है। बिकॉज आपको पता है ना कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस होता है और उसमें आपको ये बात पता है कि करंट चेंज होता है प्राइमरी कॉइल में। तो यहाँ पे जो आपके पास प्राइमरी कॉइल है ऑल्टरनेटिंग करंट्स में चल रहा होगा, उसकी कंटिन्यूसली फ्लक्चुएशन चल रही होगी।
डेट मीन्स यहां पर जो आयरन कोर पे करंट जो आ रहा है अनइवन या अनफॉर्चुनेट, वो करंट की नेचर एसी है, मतलब उसकी वेरिएशन इंटेंसिटी चेंज होगी। और जब करंट की इंटेंसिटी चेंज होती है तो तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात पता है कि उसके नतीजे में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ऐसे ही। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसकी बात की कहानी मैंने आपको अपने लैब सेशन में बताई थी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो उसके नतीजे में जो रुके हुए इलेक्ट्रॉन है वो हरकत में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके नतीजे में इस आयरन कोर में कुछ रुके हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो हरकत में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक ईएमएफ, एक पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट होगा जिसको आप क्या नाम देंगे, इंड्यूस ईएमएफ। और ईएमएफ की वजह से आपके पास एक करंट मिलता है, और वो जो आपके पास एक एक्स्ट्रा करंट मिल रहा है ना चाहते हुए भी इस आयरन कोर पर, वो कहलाता है आपका एडी करंट। अब समझ में आया क्या एडी करंट होता है? क्या एडी करंट वो ईएमएफ से ही मिलता है, और ईएमएफ कैसा आ रहा है, करंट के चेंज करने की वजह से, जो कि प्राइमरी कॉइल की तरफ से हो रहा था, लेकिन उसके साथ ऊपर लगा हुआ है आयरन कोर। तो आयरन कोर में भी वो करंट चेंज हो रहा है, इनपुट वाला करंट। और जब वो इनपुट वाला करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इससे आपको ईएमएफ मतलब वोल्टेज मिलेगा, और साथ साथ एक करंट मिलेगा जिसको बोलते हैं इंड्यूस करंट। वो इंड्यूस करंट यहाँ पे कहलाता है एडी करंट। तो अगर मैं चाहता हूं कि भाई ये एडी करंट यहाँ ना मिले, बिकॉज करंट गुजरने से किसी भी कंडक्टर में वो कंडक्टर हीट अप हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और उसमें हीट रिलीज होती है। तो अगर मैं चाहता हूं कि भाई इस आयरन कोर में ये ईएमएफ इंड्यूस ना हो या एडी करंट ना आए, तो मुझे इस आयरन कोर को लैमिनेटेड रखना पड़ेगा ताकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही ना हो, मैग्नेटिक लाइंस पास ही ना हो सके। तो इसीलिए जो इसका जो मेथड है कि हाउ कैन वी रिड्यूस दैट एडी करंट, सो वी कैन यूज अ लैमिनेटेड आयरन को, जिसके नतीजे में मैग्नेटिक फ्लक्स पास ही नहीं होगा। जब वो पास ही होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो उससे आपको ईएमएफ या एडी करंट नहीं मिलेगा। सो द राइट आंसर इज लैमिनेटेड आयरन को, जिसमें ये लाइनें आपको ये नजर आती हैं, दिस इज कॉल्ड लैमिनेशन। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 25, द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट of mass m on earth surface is given by। देखिए एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, माइनस का GMME डिवाइडेड बाय R। तो ये आपके पास एक ऐसी एनर्जी होती है, एक ऐसी पोटेंशियल एनर्जी जो कि ऑब्जेक्ट को एक सरफेस है टू द पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी तक लेकर जाने में लगती है, यूटिलाइज होती है, ये कहलाती है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपके पास डेफिनेशन है, और जो राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन ए आर है। सो वी कैन टेक ऑप्शन ए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 26, द स्पीड ऑफ फोटोन इन अ फ्री स्पेस। देखें, अगर ये बात आपको पता है कि फोटोन की नेचर क्या है, फोटोन की नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मूला होता है 1/√μ0 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। इससे आप क्या करते हो, इससे आप निकाल सकते हो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच वुड बी अ फोटोन, जिसकी वैल्यू आपको पता है कि 2.99 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड आती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 होती है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे जो इसका राइट आंसर देखते हैं वो आपके पास है ऑप्शन ए, 1/√μ0 into एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 27, अ चार्ज Q इज मूविंग विद अ वेलोसिटी V parallel to the magnetic field B, the magnetic force on the charge Q is। देखिए, एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब बताइए इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या फोर्स लगेगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी आपस में स्टूडेंट्स पैरेलल हो जाएं तो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं QVB sin थीटा, और थीटा की वैल्यू पैरेलल के बाद क्या रखेंगे, 0, सो इट वुड बिकम 0। So option E is correct. There will be no unbalanced force, okay, on the charged particle if it is moving parallel to the magnetic field. Okay, students. Next MCQ 28. Resistors of 5 ohm and 10 ohms are connected in parallel. If the potential difference across the 5 ohm resistor is 20 volt, then the current through 10 ohm will be। अब देखिए इन्होंने किस तरीके से घुमाया, इन्होंने ये बात बताई कि भाई रजिस्टर आपके पास 5 ओम और 10 ओम का एक आपस में कनेक्टेड है लेकिन पैरेलल। अब पैरेलल में ये बात सबको पता है कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा रहता है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपके पास 5 ओम वाले रजिस्टर के ऊपर भी 20 वोल्ट आएगा, और 10 ओम वाले रजिस्टर के ऊपर भी जो वोल्टेज आएगा वो आपके पास क्या होगा, 20 वोल्ट्स, ठीक है। सो दैट मीन्स
अगर हमें निकालना है करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस तो एक फॉर्मूला यूज कर लें, V इज इक्वल टू आई आर फॉर 10 ओम रेजिस्टर, ठीक है। तो जो इक्वेशन बनेगी, वोल्टेज तो आपके पास वही रहेगा 20, करंट निकालना है आपने, और रेजिस्टेंस क्या रखेंगे 10, 0 से 0 कैंसिल, तो करंट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 एम्पियर, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 29, अ हेलीकॉप्टर ऑफ वेट ascending with a zero acceleration, the upward force F on it is। देखिए, एक हेलीकॉप्टर है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। अब ये बात सबको पता है कि जब एक्सेलरेशन जीरो है तो अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, जीरो। अनबैलेंस फोर्स इज जीरो, ठीक है। अब अगर हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम बना दें, ठीक है, तो ये अपवर्ड फोर्स है F और वेट लग रहा है डाउनवर्ड। अगर मैं अनबैलेंस फोर्स की इक्वेशन बनाऊं तो अनबैलेंस फोर्स के लिए इक्वेशन में यूज कर लेता हूं F माइनस डब्ल्यू, ठीक है। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं यहाँ पे ये इक्वेशन यूज कर लेता हूँ। लेकिन जब मेरे पास एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब क्या, अनबैलेंस फोर्स जीरो होगी। यहाँ पे मैं जीरो प्लेस करवाता हूँ, सो F माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, माइनस का W इधर आए क्या हो जाएगा प्लस, सो F इज इक्वल टू डब्ल्यू। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, F इज इक्वल टू डब्ल्यू, लेकिन कब, कि जब आपके पास जीरो एक्सेलरेशन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 30, a sound wave travels from one medium to another, which one of the following characteristic of sound remain unchanged। देखें, आपके पास सिंट टेक्स्ट बुक के अंदर एक सवाल है, उसके अंदर आपके पास ये पूछा जाता है कि एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 4000 हर्ट्ज, वो एक मीडियम से जिसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, वो दूसरे मीडियम में इंटर हो रही है साउंड वेव जहाँ पे टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो बताइए कि उसके जो वेवलेंथ है उसमें कितना चेंज आएगा। तो वहां से एक बात सामने आती है कि वेवलेंथ चेंज होगी, स्पीड भी चेंज होगी, लेकिन जब वेवलेंथ और स्पीड चेंज होगी तो एक चीज कांस्टेंट रखनी पड़ेगी ना। अगर आप देखें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो अगर आप v और लैम्डा अगर ये दोनों चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी शुड बी कांस्टेंट। तभी आपके पास जो रिलेशनशिप बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बनेगा, या एक रिलेशनशिप तब बनेगा जब कांस्टेंट फैक्टर हो। तो इसका मतलब क्या है कि वो फैक्टर जो कि अनचेंज होगा वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट्स ये बात बोलेंगे सर फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, तो ये बात सब जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो सिनोनियम होता है वो क्या कहलाता है, पिच, ठीक है। सो द राइट आंसर इज कि जो पिच रहेगी साउंड की वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 31, फॉर एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू केबल्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आप चाहते हैं कि करंट एक जगह से दूसरी जगह पर जाए और एक ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए, केबल्स के जरिए जाए, तो आपकी एक कोशिश ये होती है कि कम से कम लॉस हो, ठीक है। अच्छा, अब कम से कम लॉस का मतलब क्या है कि आपके पास वोल्टेज मतलब और करंट को अगर हम देखें तो ये जो आपके पास लॉस आएगा, हीट एनर्जी में जो लॉस आएगा, ये जो हीट रिलीज हो रही होगी, तार गर्म हो जाएगा, वो क्यों होता है कि जब मुसलसल करंट गुजरता रहे। इसका मतलब क्या है, आपने करंट को कम रखना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट जरा गौर से सुनिएगा, एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई, आई मल्टीप्लाई नीचे आए क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब मैंने आपको क्या बात बताई कि मुझे अगर लॉस कम रखना है तो मुझे करंट कम करना पड़ेगा, और जब मैं करंट कम रखूंगा तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इवेंचुअली वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज है, वो ज्यादा रखना पड़ेगा, तो फिर जाके मेरे पास करंट क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से जो लॉसेस होंगे वो मुझे कम मिलेंगे, ठीक है। सो द राइट आंसर इज द वोल्टेज इज हाई एंड द करंट मस्ट बी लो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन बी में ये जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया वो मौजूद है, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे नजर आ जाए। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 32, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स। बताइए कि अगर आपके पास एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो क्या कंडीशन होगी जिसकी वेलोसिटी उस बॉडी की यूनिफॉर्म हो गई। तो वो कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बॉडी का बराबर हो जाए किसके, एवरेज वेलोसिटी के। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, कार है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही है, वो सर्टेन इंटरवल्स के ऊपर जब वेलोसिटी कैलकुलेट की गई तो वो हर इंस्टेंट पे एक जैसी वैल्यू आ रही थी। इसका मतलब क्या है, जब आप एवरेज निकालेंगे तो वो वही आंसर आएगा। सो दैट मीन्स अगर हर पॉइंट पर
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज के बराबर आ रही है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स देन द वेलोसिटी वुड बी यूनिफॉर्म। एट विच कंडीशन, कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी किसके बराबर हो जाए, एवरेज के। इसका मतलब क्या है, शुरू से आखिर तक एवरेज वेलोसिटी बराबर आ रही है हर पॉइंट की वेलोसिटी के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आया, सो वेलोसिटी वुड बी यूनिफॉर्म व्हेन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is equals to the average velocity. Okay students, next MCQ number 33, every particle of a rotating disk moves with the, तो देखें मैं आपके बात बता दूं, एक अगर आपके पास एक रोटेटिंग डिस्क है, उसमें पार्टिकल्स, उनकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, बिकॉज हर पॉइंट के ऊपर ये बात पता है टेंजेंट लाइन बना सकते हैं, तो आपके पास वेलोसिटी चेंज होगी। लीनियर वेलोसिटी आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी ही होती है, तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। हमें ये देखना है कि एवरी पार्टिकल, मतलब हर पार्टिकल जो कि डिस्क पे रोटेट कर, उसकी क्या चीज कांस्टेंट हो सकती है, तो ऑप्शन ए गलत है, तो इवेंचुअली ऑप्शन सी भी गलत हो गया। एक और मैं बात बताऊं, यहां पे लिखा हुआ है लीनियर मोमेंट, ये भी आपके पास गलत है। लीनियर मोमेंट आपका चेंज होता है, बिकॉज ये बात आपको पता है, जो लीनियर मोमेंट है, मोमेंट डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, तो सेंटर से लेकर, लेट्स से अगर आपके पास डिस्क है तो सेंटर से लेकर ये पहला पॉइंट ले लें और ये दूसरा पॉइंट ले लें, तो यहां से यहां तक का फासला और यहां से यहां तक का फासला चेंज है, तो इसका मतलब क्या है, लीनियर मोमेंट भी चेंज होगा। अब हमारी बारी आती है कि भाई यहां पर क्या चीज कांस्टेंट हो गया, बी और डी बचा। अब मैं एक बात बताऊं तमाम स्टूडेंट्स को, अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट निकालूं, जिसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो मैं उसके लिए टेंजेंट लाइन ये वाली देखूंगा, ठीक है, टेंजेंट लाइन मार्क करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक वेक्टर है। और अगर मैं यहां पर ये वाली लाइन मार्क करूं, और से देखिएगा ये वाली लाइन, उसमें ये डिस्प्लेसमेंट देखूं, उसके ऊपर टेंजेंट लाइन मार्क करूं, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट ये वाली यहां मिल रही है S2। तो देखिए ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपके पास चेंज हो रही है, दैट मींस कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगी हर पार्टिकल की जो कि डिस्क पे मूव कर रहा है, सो दैट मींस कि हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी एक जैसी होती है। अब स्टूडेंट ये कहता है क्यों, देखिए जब भी आपके पास पार्टिकल रोटेट करता है तो एंगल तो एक ही कवर करेगा, जितना पहला पॉइंट कवर कर रहा है उतना ही दूसरा पॉइंट कवर करेंगे एंगल। जब एंगल आपके पास सेम है तो एंगल को टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या चीज आती है, एंगुलर वेलोसिटी आती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब एंगल कांस्टेंट है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर वेलोसिटी भी क्या रहेगी, हर पार्टिकल की कांस्टेंट रहेगी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 34, a proton of charge 1.6 10 की power -19 is moved through a potential difference of 20 volt, the energy gained by the proton is, देखें एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, वोल्टेज बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज के, ठीक है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डिवाइड बाय क्यू, क्यू डिवाइड हो रहा है उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सो एनर्जी किसके बराबर आ गया, V इंटू क्यू के। अब स्टूडेंट्स को ये वाली बात पता है कि वोल्टेज की वैल्यू अवेलेबल है 20 और चार्ज की वैल्यू है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, तमाम स्टूडेंट जरा गौर से देखिएगा। अब मैं यहाँ पे 0 है और ये 10 की पावर -19 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, तो ये -19 और ये +1 आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 18। अच्छा, 2 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 3.2। अब 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 ऑप्शन में तो नहीं है, तो स्टूडेंट्स बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 32 10 की पावर -19 कूलम्स, -19 joules, it would be joules, okay, so it would be a typo, तो it would be 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 joules, okay, so option D is correct। okay स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। हाँ, अगर -18 होता तो फिर 32 नहीं लिखते, फिर 3.2 आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर आपके पास है 35, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स एंड स्टैंडिंग वेव इज, बताइए कि अगर आपके पास कुछ नोड्स और एंटी नोड्स एक स्टेशनरी वेव्स में मौजूद हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ स्टेशनरी वेव्स डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं जिसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये तो आपके पास हो गए नोड, और ये जो दो पॉइंट्स हैं जिसको मैंने ये मार्क करा है, ये एक लकीर खींची है मैंने डॉटेड लाइन, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एंटी नोड।
तो दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा अपॉन 2, और दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के दरमियान भी जो फासला होता है वो होता है लैम्डा अपॉन 2। हाँ, अगर ये बात पूछते कि नोड और एंटी नोड के दरमियान क्या फासला होता है तो फिर आप राइट आंसर टिक करते लैम्डा अपॉन 4। फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है, सो जो उसका राइट आंसर है इस एमसीक्यू का वो आपके पास है ऑप्शन सी, लैम्डा ओवर 2। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 36। A conducting wire of resistivity rho is cut into two equal parts. The resistivity of each part will be। बताइए कि एक वायर है, अगर आपने उसको कट किया दो इक्वल पार्ट्स में तो रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो देखिए रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर के अलावा मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो अगर आप उसको वायर को कट भी कर दें तो कुछ भी नहीं होगा, मटेरियल तो सेम रहेगा। सो दैट मीन्स रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट वुड रिमेन सेम। एमसीक्यू नंबर 37। इफ द गिवन स्प्रिंग अब स्प्रिंग कांस्टेंट के इज कट इनटू 3 आइडेंटिकल सेगमेंट्स, मतलब जो आपके पास एक स्प्रिंग है, लेट्स से ये एक स्प्रिंग ले लेते हैं, इसको आपने 3 बराबर हिस्सों में कट कर दिया। ठीक है, एक हिस्सा ये आ गया, एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है, और एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और दिस इज पार्ट 3। ठीक है, तो ये स्प्रिंग को आपने 3 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया। अच्छा, अब हर जो सेगमेंट है, हर पार्ट जो स्प्रिंग का आपको नजर आ रहा है, इसमें के की वैल्यू क्या होगी। अब देखें जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब क्या है, न्यूटन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फोर्स को, और मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लेंथ को। ठीक है, अब मेरे पास जो एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, या ये समझ लें कि एक स्प्रिंग जो एक पार्ट है, एक सेगमेंट है, वहां पर लेंथ हो गई 1/3 ऑफ लेंथ, यहाँ पे भी 1/3 ऑफ एल, और यहाँ पे भी लेंथ कितनी हो गई 1/3 ऑफ लेंथ एल। तो जो आपके पास एक सेगमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट है उसके के को के प्राइम से रिप्रेजेंट कर देते हैं भाई। सो के प्राइम इज इक्वल्स टू, फोर्स तो वही रहेगी, हाँ लेंथ आपके पास हो जाएगी 1/3 ऑफ एल। ठीक है, एक सेगमेंट के लिए बता रहा हूं। अब इसको सॉल्व करें, 3 आपके पास ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इन्वर्ट होकर, और इट वुड बिकम एफ ओवर एल। अब ये एफ ओवर एल किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सिंपली स्मॉल के। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है तीनों स्प्रिंग्स का, वो आपके पास क्या हो जाएगा, 3K हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 38। 4 cells of EMF 3 volt are connected in series from a battery. Net EMF of the combination is। बताइए कि आपके पास 3 सेल्स हैं और आपने इन तीनों को सीरीज के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो बताइए नेट ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर तीनों की ईएमएफ 3 वोल्ट है तो जो नेट ईएमएफ आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा E इज इक्वल्स टू 3 + 3 + 3 + 3, या ये भी लिख सकते हैं 3 × 4। तो आपके पास दोनों से सेम आंसर आएगा 12 वोल्ट। ओके स्टूडेंट, तो ये शॉर्ट ट्रिक भी है कि अगर आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है तो नेट ईएमएफ का जो आंसर बनेगा वो आपके पास इस तरीके से आ सकता है कि ईएमएफ की वैल्यू को नंबर ऑफ सेल से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो द राइट आंसर इज 12 वोल्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 39। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू। बताइए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम बॉडी का किसके बराबर होता है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू a net force या an unbalanced force. So option A is correct. Like this, delta P over delta T gives you an unbalanced force या a net force. Okay students? MCQ number 40. The most appropriate mathematical expression representing the simple harmonic motion is। तमाम स्टूडेंट्स की बात पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एक रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ। दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एक्सटेंशन या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन एन इलास्टिक लिमिट या विद इन एन इलास्टिक लिमिट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 41। अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्किल विद अ कांस्टेंट स्पीड विद रेडियस r एंड टाइम पीरियड t। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। ठीक है, v बराबर होता है 2πr/t के। अब आप इस v की वैल्यू को उठा के यहाँ पे प्लेस करवा दें तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2πr/t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो ये बन जाएगा 4π² × r² / t², और डिनोमिनेटर में मेरे पास
ये वाला आर बच गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आर से एक स्क्वायर क्या कर रहा हूँ, कैंसिल, तो इक्वेशन क्या बनी, ए सी इज इक्वल्स टू 4π² आर ओवर टी स्क्वायर। तो जो आपके पास राइट आंसर है, अब हमें ढूंढना पड़ेगा 4π² आर ओवर टी स्क्वायर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं 42 के ऊपर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। देखिए, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है हमें फर्स्ट बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम की। तो मैं आपको एक रेशियो बताता हूं कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ रेशियो लें तो वो रेशियो आपके पास बनता है 1:-1 या 1/-1। ये तमाम स्टूडेंट्स ने ये वाला रेशियो याद रखना है, ठीक है। अब जो एनर्जी है वो आपके पास, एनर्जी की वैल्यू जो आपके पास आती है वो फर्स्ट बोहर रेडियस के लिए, मतलब एन की वैल्यू अगर आप क्या रखें, अगर आप एन की वैल्यू 1 रखें तो ई की वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर एन स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या रखेंगे, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ई की वैल्यू बन जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, यहाँ पे वैल्यू प्लेस करवाते हैं, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1/-1। -1 से माइनस ये कैंसिल, 13.6 डिवाइड हो रहा है, दराय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 43। लेंस लॉ इज अ फॉर्म ऑफ। बताइए कि जो लेंस लॉ है वो किस कंजर्वेशन की फॉर्म है, या किस लॉ की सिनोनियम है, या उस लॉ की रिफ्लेक्शन कौन से लॉ में हमें मिलती है। तो लेंस लॉ में बेसिकली हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक हमें कॉन्सेप्ट मिलता है। सो द राइट आंसर इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, लेंस लॉ में हमें यही पता चलता है, एक तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, और इसके अलावा हमें पता चलता है कि जो एनर्जी है वो आपके पास क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, जो कि मेरे पिछले लैब सेशन के अंदर मौजूद है, आप उससे मजीद हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 44। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज 0। बताइए अगर रेट ऑफ डूइंग वर्क 0 आ रहा है व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। अब देखें, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको बेसिकली हम नाम देते हैं पावर। क्या नाम देते हैं, पावर। तो पावर की वैल्यू 0 कब आएगी, पावर का फॉर्मूला होता है एफ वी कॉस थीटा। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री प्लेस कराऊंगा तो मेरे पास पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 45। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज गिवन बाय। हाफ लाइफ बताइए कि रेडियो एक्टिव सैंपल का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका बेसिकली फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल्स टू ln2 डिवाइड बाय लैम्डा, या इसको आप ये भी लिख सकते हैं 0.693 ओवर लैम्डा। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के अंदर आपको ऑप्शन सी नजर आ जाएगा, 0.693 ओवर लैम्डा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द हाफ लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर आपके पास यहाँ पर मौजूद है अच्छा जी, टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड इन फ्री स्पेस 1 मीटर अपार्ट रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स। बताइए कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, या आप 2 पॉइंट चार्जेस ले लें, ये 2 पॉइंट चार्जेस आगे, एक Q1 ले लें, एक Q2 ले लें, दोनों की वैल्यू है 1 कूलम, ठीक है स्टूडेंट्स, और दोनों के दरमियान जो फासला है वो आपके पास कितना है, वो 1 मीटर का फासला है। ओके स्टूडेंट्स, तो बताइए कि फोर्स क्या लगेगी। तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला होगा के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। के की वैल्यू तमाम स्टूडेंट्स को ये बात पता है, 9 एक्सपोनेंट 9। Q1 Q2 की वैल्यू अगर हम 1 कूलम प्लेस करवाएं डिवाइड बाय 1 मीटर, आपके पास सवाल में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसको वैल्यू प्लेस करवाने के बाद जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, F इज इक्वल टू 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन। सो ऑप्शन जो आपके पास है, ऑप्शन ई करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 47। इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन नाइट्रोजन 14.7 एंड हीलियम 4.2 गिव्स, मतलब जब ये दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो उससे हमारे पास क्या मिल रहा है, एक ऑक्सीजन 17 और 8। जो मिसिंग पार्टिकल है स्टूडेंट्स वो क्या होगा। अब मैं एक बात बता दूं, एक ऐसा ही रिएक्शन हमारे सिंटेक्स बुक के अंदर मौजूद है और फेडरल की बुक में मौजूद है, न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक में। उसमें जो रेडियोएक्टिव डिके है उससे रिलेटेड ये कुछ इक्वेशंस होती हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, उसमें एक लिखा था, एक क्वेश्चन था, प्रोटॉन इज बम्बार्डेड ऑन अ नाइट्रोजन या ऑन द ऑक्सीजन एटम, और जो उसके बाद रिजल्ट में अल्फा पार्टिकल बाहर आ रहा था और एक हमारे पास एक एलिमेंट मिसिंग था, वो मिसिंग एलिमेंट की वैल्यू हमें निकालनी थी।
वहां पे इस क्वेश्चन से मतलब क्वेश्चन लिखने वाले ने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि उसने हाइड्रोजन को जिसकी वैल्यू H11 है उसने उसको नाम दिया था प्रोटॉन। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे ये एलिमेंट प्लेस कराऊं फिट कराऊं तो देखिए प्रोटॉन आपके पास ये हाइड्रोजन के अंदर मौजूद है जिसको आप क्या नाम देते हो प्रोटियम। ठीक है, तो अब अगर मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड को देखूं तो उसका एटॉमिक मास बैलेंस होना चाहिए लेफ्ट और राइट साइड का। ठीक है, और एटॉमिक नंबर भी। तो अगर आप एटॉमिक मास देखें तो ये बन जाएगा 14 एंड 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 एंड 4, तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 18। और अगर मैं देखूं राइट साइड पर तो 17 प्लस 1, 17 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा 18। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर मैं एटॉमिक नंबर देखूं तो 7 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 9। और अगर मैं राइट साइड पे देखूं तो 8 प्लस 1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही 9। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने प्रोटियम फिट करवाया जिसको प्रोटॉन नाम देते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, प्रोटियम बिकॉज आपके पास जो प्रोटॉन है वो एक एलिमेंट की फॉर्म में होगा विच इज अ प्रोटियम, तो वो आपके पास यहाँ पे फिट होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जिससे लेफ्ट साइड और राइट साइड के एटॉमिक मास और एटॉमिक जो नंबर्स हैं वो बैलेंस होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन जो आपके पास ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 48, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ डायोड टू रिड्यूस अ डिप्लीशन रीजन। आपके पास एक डायोड है जिसको आप बोलते हैं पीएन जंक्शन, और दरमियान में आपके पास एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है आयनिक लेयर का, और उसको खत्म करने के लिए आप वोल्टेज देते हो। तो ये जो वोल्टेज है इसको आप फिजिक्स में नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट, जिससे आप क्या करते हो इस डिप्लीशन रीजन को रिड्यूस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा एमसीक्यू नंबर आपके पास 49 में मौजूद है। A charged particle of mass m and a charge q is projected in a magnetic field of induction B at an angle theta. The radius of curvature of its curve path is given by। अब देखें सवाल में लिखा जा रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, और से देखिएगा स्टूडेंट्स, एक मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है एक एंगल से, थीटा एंगल से। ठीक है, तो बताइए ये जो चार्ज पार्टिकल ऑब्वियस बात है जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी बनेगी, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हेलिकल शेप बनेगी, होती वो भी सर्कुलर है लेकिन वो कुछ इस तरीके से कंटिन्यू आगे चल रही होती है। ठीक है, तो अब बताइए रेडियस क्या होगा इसका। अब रेडियस निकालने के लिए ये बात तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखनी है, जब भी पार्टिकल, मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, जब भी पार्टिकल आपके पास एंटर होगा एक सर्टेन एंगल से, 90 डिग्री से नहीं, कितने एंगल से, एक सर्टेन एंगल से जो कि 0 और 90 के बिटवीन होना चाहिए, तो E ओवर M रेशियो का फॉर्मूला बनता है E ओवर M रेशियो इज इक्वल्स टू V साइन थीटा अपॉन RB। ये इक्वेशन याद रखिएगा। ठीक है, और अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री से एंगल होगा तो जो इक्वेशन बनेगी 90 डिग्री पर, फिलहाल वो है नहीं लेकिन अपने जहन में याद रखिएगा, वो होता है E अपॉन M इज इक्वल्स टू V अपॉन RB साइन थीटा। फर्क नजर आ रहा होगा साइन थीटा का फैक्टर कहां पर मौजूद है। ठीक है, फिलहाल ये हम अभी फिलहाल यूज नहीं कर रहे, ये तब यूज कर रहे हैं जब आपके पास चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री के साथ ये परपेंडिकुलर इंटर होगा। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, रेडियस की वैल्यू चाहिए तो r डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास कुछ इक्वेशन बन जाएगी, r इज इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा ई बी। तो ये रेडियस की इक्वेशन बन जाएगी। ई आपके पास चार्जेस को आप क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो जो इक्वेशन बन रही है वो मेरे पास इक्वेशन बन रही है ये r इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। सो दैट फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 50, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हमें यूनिट मालूम करनी है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब जो हीट एनर्जी इसकी यूनिट क्या होती है जूल, मास यूनिट क्या होती है किलोग्राम्स, और टेम्परेचर की आप वैल्यू रख लें डेल्टा टी की केल्विन। अगर उसको थोड़ा सॉल्व करें सो इट वुड बिकम जूल, केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स। जो राइट आंसर मेरे पास आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है ऑप्शन सी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ओके एमसीक्यू नंबर 51, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूं तो डेल्टा डब्ल्यू प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस, तो डेल्टा यू की इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो अगर मैं ऑप्शंस को कंपेयर करूं तो मेरे पास एक ऑप्शन ई नजर आ रहा है जिसमें मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है, सो ऑप्शन ई इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास है द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 0 to 720 न्यूटन इनटू सेकंड।
इन 4 सेकंड। मतलब ये समझ लें कि जो लीनियर मोमेंटम है पार्टिकल का वो चेंज हो रहा है 0 से 720 मीटर पर 720 न्यूटन इनटू सेकंड में, और ये जो सारा जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो हो रहा है 4 सेकंड में, ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्सेस, बताइए कि मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगा इम्पल्स का। तो मैंने अपने लाइव सेशन के अंदर जो ये चैप्टर था मोशन वाला, उसमें ये बात बताई थी कि इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो अगर आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लें तो आपके पास इम्पल्स की वैल्यू आ जाएगी, और चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर दें। 720 minus 0, it would be 720 न्यूटन इंटू सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। सो ऑप्शन ई इज करेक्ट। अच्छा, एक स्टूडेंट ने सवाल किया, सर अगर मास और टाइम दोनों गिवन हो तो हाफ लाइफ की कैलकुलेशन और फॉर्मूला बता दें हमें काइंडली। सर आप ये दोनों क्वेश्चंस डिलीवर, ठीक है, ओके। देखें, अच्छा 34 MCQ रिपीट कर दें। अच्छा, सबसे पहले एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया है, उनको मैं ये बात बता दूं, अगर उनका दोबारा से क्वेश्चन में एक नज़र देख लूं कि अगर हमारे पास टाइम, अगर हमारे पास मास और टाइम दोनों गिवन हो, ठीक है, तो हाफ लाइफ की कैलकुलेशन और फॉर्मूला। तो मैंने आपको स्टूडेंट बताया ना कि देखें, अगर आपके पास यहाँ पर निकालना हो आपको नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स अनडिके, ठीक है, या लेफ्ट भी लिख सकते हैं, तो उसको आप लिखते हैं n। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 की पावर n इंटू एन नॉट। अभी जो एन नॉट है ना, ये है इनिशियल मास, वो जो आप कह रही हैं, ठीक है। जो इनिशियल मास होगा वो आप एन नॉट की जगह रख दीजिएगा, जो मास लेफ्ट हो जाएगा वो आप यहाँ पे रख दीजिएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स या नंबर ऑफ मास जो कि अनडिके है, लेफ्ट है। अब आप हो सकता है सोच रहे हो कि सर ये बता दें कि ये n क्या है, तो n आपके पास बराबर होता है टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ के बराबर। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि भाई 10,000 साल बाद कितना मास अनडिके होगा या लेफ्ट रहेगा, लेफ्ट हो जाएगा, अगर हाफ लाइफ उसकी है 2,000 साल, तो टोटल टाइम की वैल्यू अभी मैंने क्या बताई थी 10,000, तो आप उसको ऊपर रखिएगा। हाफ लाइफ की वैल्यू मैंने क्या बताई 2,000, उसको आप डिनोमिनेटर में रखिएगा। तो पहले आप n निकालोगे, n निकालने के बाद यहाँ पे वैल्यू प्लेस कराओगे, तो इंशाल्लाह ताला आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स या मास जो कि अनडिके है या जो लेफ्ट है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद एक स्टूडेंट का सवाल था अलीजे का कि एमसीक्यू नंबर जो 34 है उसके ऊपर ज़रा एक नज़र देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर 34 को। एमसीक्यू नंबर 34 आपके पास क्या है, एमसीक्यू नंबर 34 देखें अलीजा, ये हमारे पास जो सवाल है ना, इसमें हमारे पास कुछ ये है कि एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, और आपने उसको वोल्टेज दिया है 20 वोल्ट। तो बताएं कि वो जो प्रोटॉन है या जो चार्ज पार्टिकल है वो कितनी एनर्जी गेन करेगा। तो ये बात आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल पे जितना वर्क डन करोगे उतनी ही वो उसमें एनर्जी गेन होगी, स्टोर होगी। और वो कैसे निकालेंगे आप, सामने आपके पास फॉर्मूला आपने पढ़ा, वोल्टेज V इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन चार्ज। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या एज आई सेड यू कि जो वर्क है वो आपके पास एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो वर्क की जगह आपने E रख दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वोल्टेज का फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू E अपॉन क्यू, क्यू डिवाइड हो रहा है उधर आके दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाए, तो एनर्जी की इक्वेशन क्या बनी, वोल्टेज इंटू क्यू, ओके। वोल्टेज की वैल्यू आपके पास सवाल में अवेलेबल है 20, उसको अगर आप क्यू से मल्टीप्लाई कराएं तो डायरेक्ट आपके पास ये आंसर आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि 1.6 को 20 से मल्टीप्लाई कराने को आपको टैब नहीं मिलेगा, तो आप फिर क्या करें, 20 को ब्रेक कर दें 2 इंटू 10 के अंदर, सही है। अब 10 की पावर 1 है और 10 की पावर स्टूडेंट माइनस 19 है, तो 1 माइनस 19 को सॉल्व करेंगे तो ये बात आपको पता है माइनस का 18 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। और 2 को हाँ आप 1.6 से आराम से मल्टीप्लाई करा सकते हो, सो इट वुड बिकम 3.2। अब ऐसा ऑप्शन तो कहीं नजर नहीं आ रहा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 18, तो आप पॉइंट को आप राइट की तरफ शिफ्ट करो तो पावर -1 में आ जाएगी, तो -18 -1 का आंसर क्या हो जाएगा, -19, ठीक है। सो या तो 3.2 एक्सपोनेंट -18 होगा ऑप्शन में, या तो होगा 32 एक्सपोनेंट -19, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो जो मेरे पास ऑप्शन मिल रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, ऑप्शन जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 जूल्स, जो आपके पास जिसकी यूनिट है वो जूल है, ठीक है ना, तो ये जूल होना चाहिए, ठीक है, ओके, ये बात है। अब हम आगे आते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 53 के ऊपर। एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। देखें,
आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो कि स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की जो साउंड है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है, तो वो आपके पास बेसिकली मार्क नंबर से कैलकुलेट करते हो। और वो आपके पास ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है, तो बेसिकली वो कौन सी कैटेगरी में लाया करता है ऑब्जेक्ट, या जो उसकी स्पीड है वो कौन सी कैटेगरी में लाया करती है, वो करती है सुपरसोनिक के अंदर। ठीक है, तो इनिशियली अगर आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखेंगे, एक ऐसा जेट देखें जो कि स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा उसकी स्पीड हो, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या होता है कि वो जो आपके पास उसमें जो साउंड निकलेगी उसको आप क्या नाम देते हैं, सुपरसोनिक। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस MCQ 53। ओके, नेक्स्ट MCQ आपके पास है 54। इफ अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर is equals to 2 is inserted between the parallel plates capacitor of charge 20 microfarad capacitor. Its capacitance will be, बताइए कि अगर आपके पास कैपेसिटेंस हो 20 माइक्रोफेराड और एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो 2, तो बताइए कि कैपेसिटेंस क्या होगी या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ फॉर्मूला बनता है 2 इंटू एप्सिलॉन आर। तो 2 की वैल्यू जो मेरे पास, एक मिनट यहाँ पे इसको ज़रा सही कर देते हैं, करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा वो मेरे पास बनेगा एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ सी, ये होता है फॉर्मूला। अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू मेरे पास क्या है 2, और जो सी की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 40। दैट मीन्स अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो कि जो मेरे पास कैपेसिटेंस है वो क्या हो गई, डबल हो गई, 20 का डबल हो गया 40। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द कैपेसिटेंस विल बी डबल। तो ये थे आपके MCQ 54 MCQ आपके साथ जो मैंने शेयर किए। उम्मीद करता हूँ कि इसकी जो टैक्टिक्स जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स, और इंशाल्लाह ताला जितनी भी आपके पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है आप उसको समझ सकते हैं जो इससे पहले हमने लाइव सेशंस लिए हैं। तो आपका बहुत अच्छा MD-CAT का एग्जाम हो जाएगा अगर आप इन तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस करते हो। तो आपको मकसद के साथ जुड़े रहना है, जो इसके जो अपकमिंग लाइव सेशंस आ रहे हैं उसको देखना है। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, और एक स्टूडेंट का सवाल है सिन्हा का 34 का बी क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा देखें, एक स्टूडेंट ने मुझे सवाल करा है 34 का, तो ज़रा 34 को एक नज़र देख लेते हैं। 34 का इन्होंने बी नहीं बोला, ठीक है। 32 मल्टीप्लाई, हाँ देखें अब मसला यहाँ पे ये है कि इसके अंदर दोनों ऑप्शन सही है ना। अब देखें से ना, अगर हम यहाँ पे देखें ऑब्वियस बात है कि ये दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑब्वियस बात है कि टाइपो के अंदर यहाँ पे होगा कि यहाँ पे एक में 3.2 होगा। ठीक है, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19 होगा। ठीक है ना, आप समझ में आया। तो है तो यही आंसर आपके पास 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19, उससे परेशान नहीं होना। यही आपके पास आंसर 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 19। हाँ वो ऑब्वियस बात है, वो दो ऑप्शंस के अंदर आपको नजर आ रहा है तो उसके अंदर एक डेसिमल पॉइंट लगाना था, जो कि आपके साथ मैंने अभी आपसे डिस्कस करके यहाँ पे लगा दिया। तो ये आपके पास बेसिकली इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, तो ये दोनों आंसर बिल्कुल मैचेबल है, और इसका जो परफेक्ट आंसर है वो 32 एक्सपोनेंट माइनस 19 है। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर तमाम स्टूडेंट से मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मकसद से जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।